हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो सॉरी बेटा, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स, है ना। तो क्लास 10th की फिजिक्स में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो आगाज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का, वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो बेटा साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में से तीन जो मेन ब्रांचेस हैं हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना। तो उसमें से फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स में लेने वाला हूँ। अच्छा, और काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें अभी करनी चाहिए। कि मैंने ये अभी तक ऑब्जर्व किया कि क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 9th का हो, है ना, तो उसको इन तीनों ब्रांचेस में से सबसे टफ जो लग रहा है या उसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वो है फिजिक्स। ऐसा लगता है बच्चों को, बट वास्तविकता ये है, वास्तविकता में यदि मैं बोलूं तो फिजिक्स सबसे लॉजिकल, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, है ना। इसमें मतलब बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। आप यदि एक बार समझने की कोशिश करोगे, है ना, इसमें कोई ऐसा केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि लाल पीला मिलाया और नीला निकल आता है ना। बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है, हर चीजें अपनी आंखों के सामने होती हैं। क्लास 9th में हमने काफी कुछ पढ़ा, है ना, सारी चीजें आंखों के सामने हो रही थी, है ना। तो इसको आप ज्यादा डिफिकल्ट समझो मत, है ना। कई चीजें जो कि होती नहीं है उनको हम समझ के एक मेंटिलिटी बना लेते हैं ना। तो फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी, है ना, चाहे मैं चैप्टर का नाम ले लूं या फिर आप ये कह लो कि इसके स्टार्टिंग में हमें फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले जो फिजिक्स की दो ब्रांचेस की हम बात करेंगे, तो वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, बने रहे। और पूरा चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं क्लियर करके, बिल्कुल आपको आंखों के सामने सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसमें जो हमें मेन पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांचेस नहीं है, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांचेस है। बट हमें चैप्टर को स्टार्ट यहां से करना है बेटा, इसको समझ के स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज व्हाट। तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन में। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब हम चार्ज की रेस्ट पे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। जब हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं, जब चार्ज मोशन कर रहा हो, और एक बार मैं यूज करूंगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तब हम उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, है ना। यहां मतलब इसके बारे में आपको इतना ही जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना यदि आप जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा बेटा, बिजली, सुना है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, है ना। बाय डेफिनेशन में आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी इट इज एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया इससे, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे अपन ने 9th में पढ़ा, ऑब्जेक्ट के मोशन से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के साइज शेप से पोटेंशियल एनर्जी, किसी पार्टिकल के वाइब्रेशन से साउंड एनर्जी। उसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक एनर्जी है बेटा, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से आ रही। बात समझ पा रहे हो, है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। एक एनर्जी है जो कि आ रही है किससे,
इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से। बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको समझ में आया है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज द एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ पा रहे हो बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है ना। एक ब्रांच होती है बेटा, देखो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच इन फिजिक्स। ये एक ब्रांच है इन विच वी डील विद द चार्ज एट रेस्ट, हम जिसमें डील करते हैं चार्ज को रेस्ट पे, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। और डायनेमिक्स में क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या, उसमें हम चार्ज की मोशन में स्टडी करते हैं। समझ पा रहे हो बात को, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप एक बात गौर कर रहे होगे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बताया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी समझाया है ना। इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स की सिटी ऐसा भी आप बोल सकते हो है ना। क्योंकि अब ऐसा क्यों बोला मैंने, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों इलेक्ट्रॉन्स की सिटी बोला गया, क्यों न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की सिटी नहीं बोला गया, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पे एक वर्ड है वो बहुत आ रहा है ना, वो बहुत आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, चार्ज है ना। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सुना, डायनेमिक्स में सुना और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में सुना कि तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना। चार्ज क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये क्वेश्चन आता है कि यार अच्छा, आप वीडियो भी स्टार्ट करके सबसे पहले सोचोगे हम तो चार्ज पढ़ने आए थे, ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चार्ज क्या है बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा फिर उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं, ओके। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। तो अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter which arises due to either excess or deficiency of electrons। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है ना। चलो, तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए बेटा, जैसे कि हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम भाई बेसिक सी बातें कर लेते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये एटम होता है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है बेटा, है ना, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं यहाँ पे और न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, और इसके चारों तरफ, है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो बात को। इतना तो पढ़ा होगा 9th में, इतना तो भाई बेसिक है, सबको पता होता है, ठीक है। नहीं पता तो भी आप जान लो यहाँ पे कि एटम एक होता है ना, जिससे मैटर बनता है बहुत सारे एटम से मिलके, है ना। अच्छा, तो सबसे उसके बीच में होता है सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल है ना, बेसिक है, ये सब आना चाहिए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन इसके सेल्स पे न्यूक्लियस के अराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बेटा अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में, कोई भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया है ना। आपने कहा हाँ, हमने भी कहा हाँ। अच्छा, इसके बाद अपन ने और क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इस कंडीशन में जो अपना एटम होता है वो न्यूट्रल माना जाता है बेटा। पढ़ा है ना, न्यूट्रल। तो ये एटम न्यूट्रल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 11, या पर आप हाइड्रोजन के ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है। तो अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब यदि किसी तरह से सपोज करो कि ये
सोडियम का ही एक एटम है। यदि मैं किसी तरह से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दो में से किसी एक चीज को ऊपर नीचे कर दूं बेटा, क्या कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, आगे नीचे कर दूं, है ना, तो इस कारण से ड्यू टू दिस प्रोसेस यदि हम किसी तरह से, भाई या तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या किसी तरह कुछ भी करके मैं एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं या कहीं ले लूं, ठीक है, तो यदि मैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ऊपर नीचे कर देता हूं, ठीक है, सपोज करो मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन रह गए। समझ में आ रही है बात, है ना, ठीक है। तो इस तरह से यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए तो वो एटम चार्ज हो जाएगा बेटा, उस पर चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है, उस पर चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, देखो मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज है ना वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की, है ना, समझ पा रहे हो आप बात को। बेसिकली हम क्लास में जब पढ़ाता है कोई टीचर तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, बेसिकली हाँ ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, ऐसा है भी, बट ऐसा जनरली हम सोचते हैं कि चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा हमने सोच रखा है, ऐसा हम पढ़ते हैं, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं ज्यादातर केसेस में। अच्छा, तो हुआ क्या, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो इस पे बोला कि इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चार्ज कैसे हुआ, ये इस प्रोसेस से चार्ज हुआ, समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से एक प्रोटॉन एक्टिव हो गया। जब तक दोनों इक्वल थे तब तक न्यूट्रल, ठीक है, जैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी कर दो या उसको उसमें कमी ला दो, तो वो पार्टिकल तो वो एटम चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज नहीं होता भाई, ठीक है, होता है बट देखो यदि मैं बोलूं कि ये एटम है, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यदि आप बोलो कि चार्ज क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसमें चार्ज नहीं है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रल है, मैंने बोला ये न्यूट्रल है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन है, बट ये चार्ज नहीं है। चार्ज कब होगा, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन में कुछ चेंज लाएंगे। तो बेसिकली हमें पता होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करना आसान होता है क्योंकि वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट प्रोटॉन के नंबर में उथल पुथल मचाना या उसके एक्सेस और उसकी डेफिशिएंसी करना बहुत कठिन होता है ना, पॉसिबल उतना आसान नहीं है, उतना इजी नहीं है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन में ही कुछ बढ़ा घटा सकते हैं। समझ पा रहे हो आप, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। किसके कारण आता है, या तो आप उसके उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, अब इस पे और कुछ बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं जो कि हमें एग्जाम में काम आनी है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले भाई बात आती है कि इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्यू से डिनोट होता है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या है ना, तो इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम, ठीक है। तो भाई साहब इसकी कूलाम एसआई यूनिट है, मतलब जब चार्ज को मेजर करा जाएगा तो कूलाम में करा जाएगा, केजी में नहीं करा जाएगा, लीटर में नहीं करा जाएगा, किस में करा जाएगा, कूलाम में करा जाएगा, है ना। डी कूलाम करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, फिजिकिस्ट थे, उनके नाम पे ये यूनिट रखा गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम बेसिकली बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई, तो वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, ठीक है। सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में जो आप ले सकते हो, है ना, बेसिकली वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आने वाला चार्ज है, ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना। यदि मान लो सोडियम के एक एटम है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया कहीं से लाके, ठीक है, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे, वो कैसे होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है ना। अब इस पे हम और अच्छे से डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भाई है ना, डिनोटेड बाय क्यू, यूनिट कूलम होती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
ठीक है, एक जो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज आता है ना, ठीक है, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी में बढ़ जाए तो उसमें जो प्रोटॉन के कारण जो चार्ज आता है उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉजिटिव कैसे होता है, ये नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो आप कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, है ना। तो इसको छाप लेंगे आप लोग, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है। ठीक है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। छाप लिया? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो भाई साहब अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। तो देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो चार्ज है ना बेटा, वो एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना। मतलब वो किसी भी एटम में या किसी भी मैटर में, जो कि बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, उसमें चार्ज होगा, है ना। समझ पा रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बट वो चार्ज नहीं होगा। चार्ज कब होगा? जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी एक को ऊपर नीचे करोगे, तब वो न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, तब वो चार्ज कहलाएगा। वो एक प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब टाइप से मैं आपको और बहुत अच्छे से समझाता हूं। दैट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। पहला होता है भाई पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, है ना। यह बात आपको याद होनी चाहिए। प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में प्यार, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में दुश्मनी होती है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं आपको बताता हूं कि लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इट इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोली है ना, तो एक स्टेटमेंट अपन लिखेंगे कि लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, है ना। तो इंसानों की तरह इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लाइक चार्जेस एक दूसरे से प्यार करेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे। समझ पा रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने अभी समझा कि भाई दो तरह के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं ना। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं, सबसे पहले द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या होती है भाई? तो वो होती है भाई साहब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सपोज करिए एक एटम लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, यहाँ बीच में इसके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सपोज करो कि ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, एटम है। बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एटम अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, अब यदि सपोज करो कि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, क्या कर लूं? एक इलेक्ट्रॉन निकालो। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, बहुत सारे बना दिए। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या रह जाएगा उसके पास? क्या रह जाएगा? सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, है ना। तब मैं ये बोलूंगा बेटा कि ये जो एटम है ना, इस पे प्लस ई चार्ज आ गया है। इस पे प्लस ई चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाई वहां पे जो एक प्रोटॉन था जो कि न्यूट्रल था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम थे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, तो भाई वो वहां का प्रोटॉन एक्टिव हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को? इसलिए इस पर प्लस ई चार्ज आ जाएगा। और यहां एक और आइटम जो रखा है, सपोज कोई भी, और उस पर जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो उस पर भाई वो पहले से न्यूट्रल था, मतलब उसमें कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे होंगे। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेजोरिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव रहेगा ना, वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। भाई देखो, किसी भी एटम में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है कि प्रोटॉन नहीं है ना, कि वो उसमें चार्ज नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। बट वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा, जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो माइनस ई चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस ई। क्यों माइनस ई चार्ज आएगा? क्योंकि मेजोरिटी हो जाएगी क्या? प्रोटॉन्स। अभी तक न्यूट्रल था, मतलब कोई भी एटम था, बट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, बट एक इलेक्ट्रॉन जाने से क्या मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई? यस,
समझ पा रहे हो? इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव प्लस ई चार्ज आ जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो माइनस ई चार्ज आ जाता है। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो समझ में आया ना पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। अच्छा, तो अब बेटा बात करते हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं, है ना। तो पहली उसकी प्रॉपर्टी है बेटा एडिटिविटी, ठीक है। क्या है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्या है? क्वांटाइजेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, और तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये एडिटिविटी क्या है? एडिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि जुड़ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसका नेचर होता है कि वो जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। मतलब किसी एक सिस्टम का, ठीक है, जो टोटल चार्ज है, किसी एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्ज का, जो कि लोकेट होंगे उस सिस्टम के अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, ठीक है। एडिटिविटी ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये क्या शो करती है, ठीक है। इट मीन्स द टोटल चार्ज of a system is algebraic sum of individual charges located at different points inside it। समझ में आया? ठीक है। इफ अ सिस्टम, एक कोई मान लो सिस्टम है, ठीक है, और उसने कंटेन किया है Q1 Q2 Q3 चार्ज, ठीक है। इफ अ सिस्टम कंटेन्स Q1 Q2 Q3 dash Qn charges, ठीक है, देन the total charge of the system Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dash Qn। बात समझ में आ रही है ना। जो किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। बस इतनी सी बात है ना, और कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको छाप लेंगे जल्दी से, उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलो बेटा आप बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये कैसी प्रॉपर्टी है ना। नाम भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ना, बहुत खास बात है इसकी, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन, ठीक है। यहां एक वर्ड आ रहा है क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड एक वर्ड से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा, क्वांटाइज्ड का बेसिकली मीनिंग होता है एनीथिंग which is available in a fixed amount। बात समझ में आ रही है? जैसे ये मार्कर है, ठीक है। तो इसको आप मार्केट में लेने जाओगे तो या तो आपको ये एक मार्कर मिलेगा, या दो मार्कर मिलेगा, या तीन मार्कर मिलेगा, या चार मार्कर मिलेगा। बट यदि आप दुकान वाले से कहो कि मुझे 1.5 मार्कर चाहिए, समझ पा रहे हो बात को, तो वो आपको दे नहीं सकता। तो चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि वो आप ले सकते हो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में। समझ पा रहे हो, है ना। समझ पा रहे हो, उसको आधा अधूरा नहीं ले सकते, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट में ले सकते हो, ठीक है। उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है ना, उसके बेसिस पे आप
अमाउंट ऑफ चार्ज ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रही है, समझ पा रहे हो? चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। सपोज करो कि एक बॉडी है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है, और यहाँ एक और बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। अब मैंने क्या करा, ठीक है भाई, बहुत सारे मैटर से मिलके, बहुत सारे एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा कि यहां से मैंने 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अच्छा, तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? इससे 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा है ना, आपने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ। अच्छा, अब जब आप 100 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या अब ये न्यूट्रल रह जाएगा? भाई मेजोरिटी क्या हो जाएगी, है ना भाई। आपने 100 इलेक्ट्रॉन निकाले तो जो 100 प्रोटॉन है वो एक्टिव हो जाएंगे ना, समझ पा रहे हो? तो इसमें अपने पास चार्ज आया प्लस 100 E, समझ पा रहे हो बात को? क्यों आया? क्योंकि अब क्या रह गया उस पर, मेजोरिटी किसकी हो गई? प्रोटॉन्स की, ठीक है। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तो प्लस 100 E चार्ज आ गया। बात समझ पा रहे हो? या मैंने बोला कि मैंने 100 इलेक्ट्रॉन तोड़ लिए, तो क्या 100 जो प्रोटॉन्स हैं जो पहले न्यूट्रल थे, इन 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या वो एक्टिव हो जाएंगे? इस रीजन से, इस कारण से इस पे 100E चार्ज आया। समझ पा रहे हो बात को? व्हाट माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जब अपन ने दिए, तो क्या ये जब न्यूट्रल था तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे? यस, बहुत बढ़िया। तो क्या इसमें अब 100 इलेक्ट्रॉन ना जाने से इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में आ गए? क्या वो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे, बिल्कुल सही बेटा, -100E चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट यदि मैं ऐसे ही बोलूंगा आपसे कि मैंने इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन तोड़े, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये प्लस 2.5E चार्ज हो गया, इस पे 2.5E चार्ज आ गया, इस पे -2.5E चार्ज आ गया, है ना बेटा? देखो ये बिल्कुल राइट है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप ये बोलोगे कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो या 2.5 इलेक्ट्रॉन तोड़ लो, है ना भाई? इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड तोड़ोगे ना, मतलब फिक्स्ड ही ले सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है भाई, अपन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब सीधा सा मतलब है यार, किसी बॉडी को यदि चार्ज करना है ना, तो या तो आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या फिर आप इसकी बात करो तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हो, बट 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दे सकते हो। आप एक, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉन, उसके एक फिक्स्ड, उसके एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इट मींस, इसका मीनिंग ये होता है बेटा क्वांटाइजेशन का, मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। इट मींस टोटल चार्ज of a body is integral multiple of E, ठीक है, या क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको। मैं आपको क्वांटम ऑफ चार्ज नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है, समझ पा रहे हो? या तो आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हो या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। मुझे इस बॉडी को चार्ज देना है Q, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता हूं, मतलब 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता हूं, 2 इज इक्वल 2 इंटू E यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता हूं, सेम एज मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी चाहूं, तो 1 इंटू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी Q इज इक्वल्स टू NE। मतलब जो मैं टोटल चार्ज दे सकता हूं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में दे सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक फॉर्मूला मिलता है, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। इसको अपने दिलो दिमाग में उतार लेना है, यहां प्लस माइनस आगे लगा लेंगे, क्योंकि जो E है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो उसको मैंने प्लस माइनस E लिखा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन, लाइट के चले जाने के कारण अपन एक बार फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। हाँ, तो बच्चों लाइट के आने जाने और फिर आने और फिर जाने के बाद एक बार फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, है ना? ठीक है, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
तो बेटा अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए अपन उस पर समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं आपको समझाता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि जो दो बॉडी है ये अपना एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से एक सिस्टम बना लेता हूं, बहुत बढ़िया, एक आइसोलेटेड सिस्टम, ना इसमें अंदर से कुछ आ सकता है ना बाहर से कुछ जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई लेना देना नहीं बाहरी दुनिया से। अब बोलते हैं कि बेटा कि ऐसे सिस्टम में है ना जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है बॉडी का, वो कंजर्व रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब इसके इट मींस दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, इट मींस इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन अ isolated system, total charge remains constant, ठीक है। it means charge can neither be created नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है बेटा, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। खुद सोचो, आपकी इससे 100 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, इस पर प्लस ई चार्ज आया, क्योंकि वो जो प्रोटॉन जो कि न्यूट्रल थे इस 100 इलेक्ट्रॉन के कारण अब वो एक्टिव हो गए, तो क्या ये चार्ज हमने बनाया, ठीक है। और यहां पे माइनस ही चार्ज हुआ, मतलब सपोज करो कि अपन ने मैथ्स पढ़ा है तो माइनस से कुछ कमी होता है, ऐसा सपोज करो। तो क्या इसमें हमने कुछ ने नष्ट किया, कुछ डिस्ट्रॉय करा? नहीं, इस पर चार्ज आया माइनस ही। तो क्या ये चार्ज हमने लाया, क्या हमने बनाया, क्या किसी ने बनाया, कि किसी कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? नहीं, ठीक है। चार्ज जो है उसको ना तो कोई बना सकता है, इस पर जो चार्ज आया ना हमने बनाया, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। यदि मैं देखूं तो भाई जो टोटल चार्ज है इस आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट है ना भाई, इस पे प्लस ई 100 ई चार्जेस में माइनस ई, टोटल क्या है? 0, कांस्टेंट। समझ पा रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा ना? चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा। तो ये हो गई बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अपने पास एक फॉर्मूला मिल चुका है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज क्वांटाइज्ड है, और एक फॉर्मूला मिला है Q इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग 1.6 इन, कोई भी चार्ज बोल देगा कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसका चार्ज कैलकुलेट कीजिए किसी बॉडी का जो कैरी कर रही है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, है ना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, उसका ई के साथ मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 साइन इंटू करोगे, टोटल चार्ज निकल आएगा, कैलकुलेट कर लेना। सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। मेन एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक कूलाम का चार्ज, भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, 1 ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बेसिकली अगर आप देखो तो जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, वो होता है 1.6 अपॉन 10 टू द पावर 19। भाई डिनोमिनेटर जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा, मतलब ये बहुत छोटा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, -19 कूलाम। समझ पा रहे हो, है ना। और बेसिक मैं आपको बात बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए अपन को, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अच्छा, देख रहे हो कितना भारी, कितना भारी दिख रहा है, कितना भारी, -31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। मास ऑफ जो प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इक्वल होते हैं, बट मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी होता है, -31 नहीं भाई, माइनस है ना, मतलब ये हल्का है ये भारी है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बेसिक सी बात है। तो कई बार पूछ लेता है कि भाई एक कूलाम जो टोटल चार्ज है, सपोज करो कि 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे,
ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो यहां से भाई क्या अपन ने मैथ्स पढ़ी रही हुई है, तो 1 कूलम टोटल चार्ज चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो n इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन ई। समझ पा रहे हो, 1 कूलम यानी 1 अपॉन ई यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1.6, 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाओ, 10 टू द पावर 19। बहुत बढ़िया। क्या मैं 1.6 को 16 लिख लूं तो ऊपर 10 का इंटू जाएगा, मैथ्स आती है इतनी। बहुत बढ़िया, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, इंटू 10 टू द पावर 19 को 10 इंटू 10 टू द पावर 80 लिख ले, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद काट पीट दो भाई, 2 8 जार 16, 2 5 जार 2 4 जार 2 5 जार। बहुत बढ़िया, 5 5 जार 25, तो 1 कूलम, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, है ना। ये n इज इक्वल्स टू, ये इतना चल रहा था सीरीज अपना ऐसा। अच्छा, तो n इज इक्वल्स टू क्या, 5 5 जार 25 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 18। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो 4 6 जार 24.1 के 1 रिमाइंडर रह गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, ठीक है ना। तो 4 2 जार 8, 2 कैरी 20 हो गया, 4 5 जार 25। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। यदि आपको किसी में +1 कूलम चार्ज लाना है किसी बॉडी पे, है ना, इस बॉडी पे +1 कूलम चार्ज लेके आना है, और कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें -1 कूलम चार्ज लेके आना है, तो इससे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजने होंगे। तो ये +1 कूलम चार्ज हो जाएगा और ये -1 कूलम। समझ पे आ रही है बात, पक्का सोच लो। बहुत बढ़िया, इसको छाप लेंगे। अच्छा, तो बिना समय गवाते हुए हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन जो हमारा बनता है, करंट। व्हाट इज करंट, है ना। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा करंट, है ना। तो करंट को जानेंगे हम लोग, ये आपको एक डेफिनेशन देगा और एक बहुत अच्छा फॉर्मुलाइज करेगा चीजों को, ये एक तरीका देगा आपको समझने का जो कि लॉजिकल होगा, समझ में आएगा आपको, है ना। डिफाइन करेगा, फॉर्मुलाइज करेगा, ठीक है। तो करंट, ठीक है, करंट क्या होता है बेसिकली बेटा, करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज, स्ट्रीम ऑफ चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ठीक है। जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कुछ नहीं है, वो चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। बेसिकली करंट इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हो, पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसकी एक डेफिनेशन दी गई बेटा कि जो करंट है वो एक स्ट्रीम है, बौछार है, ठीक है, फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, चार्ज के फ्लो को पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा, वही है करंट। मतलब चार्ज और टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज और टाइम के रेशियो को ही करंट बोला गया है, ठीक है। तो कुछ और बातें लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई, तो कैपिटल आई से डिनोट करा जाता है, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आई इज इक्वल्स टू, या इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज रेट, टोटल मिला के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम। समझ पा रहे हो बात को। एक एग्जांपल मैं आपको मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं कि सपोज करो ये अपना एक कंडक्टर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, किससे क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो, एक पार्ट, एक छोटा सा पतला सा पार्ट काट लिया मैंने, ठीक है। उस पार्ट से एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा पर यूनिट टाइम में, इसी को हम लोग करंट बोलेंगे बेटा। समझ पा रहे हो आप। सपोज करो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे, ठीक है, कुछ चार्ज बह के जा रहा,
तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। ठीक है, तो करंट मतलब आई, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्यू, पर यूनिट टाइम यानी टी। तो ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, समझ पा रहे हो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट की बात करें तो क्यू यानी कूलाम अपॉन सेकेंड। तो भाई करंट की यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम एक और नए नाम से जानते हैं एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब करंट कब ज्यादा? यहां आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है कि जब फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में यदि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे केसेस में 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यदि 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 सेकेंड में जा रहा, ठीक है, और वहीं 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा, तो इस बार क्या मैटर करेगा कि कौन कम समय में जा रहा। ठीक है, यदि आप उसका रेशियो निकालो तो जब 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा 10 सेकेंड में, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का जा रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, 0 से 0 मर जाएगा। और वहीं यदि 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा, तो यहां 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जा रहा ना 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज कब जा रहा? जब 20 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में। तो टाइम भी कम होना चाहिए, टाइम कम तो करंट ज्यादा। जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो यदि कम टाइम में फ्लो करे, यदि 1 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, वहीं 1 इलेक्ट्रॉन आधे सेकंड में फ्लो करेगा, तो आधे सेकंड में फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रॉन से जो बना चार्ज होगा, करंट होगा, वो ज्यादा होगा। बेटा समझ पा रहे हो बात को, है ना? बहुत बढ़िया भाई। इसकी डिनोशन सॉरी डिनोट किससे करते हैं? बोले आई से करते हैं। ठीक है, और यूनिट बोले भाई साहब कूलाम पर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग एम्पियर एक नाम देते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, अब 1 एम्पियर का करंट कब होगा? तो देखो बेटा, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा जब 1 कूलाम का चार्ज, कितने का? 1 कूलाम का चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए। ठीक है, जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा। गॉट माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, है ना? तो 10th के लेवल से बस यही सारी बातें थी, है ना? अब क्या होगा करंट से भाई, बहुत मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताता हूं, है ना? कि भाई 1 कूलाम का जो चार्ज होता है ना, ठीक है, अब जैसे भाई किलोग्राम है, ठीक है, या मीटर है, किलोमीटर है, उसमें फिर मीटर होते हैं, फिर मिलीमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। वैसे ही 1 कूलाम, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरह 1 कूलाम जो होता है बेटा, वो 10 टू द पावर 3 मिली कूलाम के बराबर होता है, और 1 कूलाम जो होता है वो 10 टू द पावर 6 माइक्रो कूलाम के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखना है। उस हिसाब से यदि आपसे थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट पावर पढ़ी हो आपने, तो जब 10 टू द पावर 3 मिली कूलाम 1 कूलाम के इक्वल हो रहा है, तो 1 मिली कूलाम होगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 कूलाम के, मतलब 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलाम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम। इन चीजों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब आपसे बहुत बेसिक सवाल करेगा एनसीईआरटी कि 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा 2 सेकेंड में, करंट बताओ। ठीक है, या करंट इतना है, इतने सेकेंड तक फ्लो करा, तो चार्ज बताओ। कुछ भी पूछ सकता है यहां से, भाई बना सकते हो ना। यदि आपको करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, तो चार्ज इज व्हाट? आई टी। ठीक है, जब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इससे जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको 2-4 करके बताता हूं। ठीक है, बाकी सारे आपको बड़ी आसानी से आप कर लोगे, है ना? कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेसिक सवाल ऐसे आएंगे भाई कि आपको चार्ज करंट फाइंड करना होगा। चार्ज बोलेगा Q इज इक्वल टू 10 मिली कूलाम फ्लो कर रहा, और टाइम है 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा, तो I इज इक्वल टू जाएगा 10 मिली कूलाम अपॉन 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे काट देना है, तो आपका आंसर आएगा 1 एम्पियर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, कूलाम अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को कूलाम में लेना है। यहाँ पे कूलाम में चार्ज नहीं है, हम इसको कूलाम में चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कूलाम में चेंज करने के लिए, मिली कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हम 10 टू द पावर -3 का इंटू करेंगे ना, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये कूलाम हो गया, जो 10 मिली कूलाम था वो अब कूलाम हो चुका है ना? तभी आपका एम्पियर में आंसर आएगा अपॉन 10 सेकेंड, 10
सेकेंड। 10 से 10 मर जाएगा बेटा, 10⁻³ एम्पियर का करंट आएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हो, है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जिसको शायद की कंसेप्ट समझने के बाद आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। आज जो भी हमने पढ़ा, छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से पढ़ी, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।